Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Judicial Outlook. My name is Lalit Bhushan Paswan and I am a practicing lawyer at High Court of छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे कि भारत के अंदर में डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड क्या क्या लॉ है और किस तरीके से एक वुमेन को इस लॉ के जरिए प्रोटेक्शन दी जा सकती है। हम ये बात करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, हम ये बात करेंगे कितने टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, किस तरीके से एक महिला कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ केस फाइल कर सकती है और कोर्ट क्या क्या रिलीफ एक महिला को दे सकता है डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड। हम आगे चल के ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या नज़रिया है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ मालूम चलेगा जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है। भारत के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड सबसे पहला लॉ जो आया वो है सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड। इस सेक्शन के अंदर दो बातें की गई। पहला, अगर महिला को उसका पति या पति के रिश्तेदार किसी भी तरीके से क्रूएलिटी करते हैं, क्रूरता करते हैं उस पर, जिससे उसको मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती है, तो पति और उसके रिश्तेदारों के ऊपर में क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम होंगे। दूसरी बात, अगर पति या उसका रिश्तेदार किसी भी तरीके से महिला के ऊपर दहेज देने के लिए किसी भी तरीके की शारीरिक पीड़ा देते हैं या मानसिक पीड़ा देते हैं, तो वहाँ पर भी जो हस्बैंड है और उसके रिश्तेदार के ऊपर में क्रिमिनल ऑफेंस फॉर्म होगा। तो ये था पहला लॉ जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात करता है महिलाओं के संबंध में। लेकिन ये जो लॉ है अपने आप में उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से महिला को सिविल रेमेडी के बारे में बात नहीं की जाती है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में बात करता है। इसीलिए जितने भी लूप होल थे इसको ख़त्म करने के लिए भारत के अंदर में 2005 में एक लॉ आया जिसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो कि 2006 में लागू हुआ। अब हम ये जानते हैं कि इस लॉ के तहत क्या प्रोटेक्शन वुमेन को मिला हुआ है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा में बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन दिया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिला को सिविल रेमेडी प्रोवाइड करता है ताकि महिला का संरक्षण हो सके डोमेस्टिक वायलेंस से। और फर्दर ये भी कहता है कि ये जो एक्ट है ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस के अकरेंस को रोकता है ताकि महिलाओं का प्रोटेक्शन सही तरीके से हो सके। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि डोमेस्टिक वायलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गिव अ इफेक्टिव प्रोटेक्शन इन फॉर्म ऑफ सिविल रेमेडी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ ये तो क्रिमिनल केस है, तो यहाँ सिविल रेमेडी की बात कैसे हो रही है? यही तो खासियत है इस लॉ की। यहाँ पे संरक्षण मिलता है थ्रू सिविल रेमेडी, लेकिन प्रोसीजर होता है थ्रू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ दिस एक्ट, जो भी प्रोसीजर इस केस को सॉल्व करने के लिए अपनाया जाएगा वो प्रोसीजर अपनाया जाएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, और जो कोर्ट होगा वो क्रिमिनल कोर्ट होगा, मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट होगा। तो यहां पर क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को समझने के लिए इस एक्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला टर्म है एग्रीव्ड पर्सन, दूसरा टर्म है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, तीसरा टर्म है रिस्पोंडेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीव्ड पर्सन क्या होता है। एग्रीव्ड पर्सन मीन्स ऐसी महिला जिस पे घरेलू हिंसा हो चुकी है या हो रही है। बहुत सिंपल तरीके से हमने समझ लिया, मतलब विक्टिम वुमेन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक नज़रिया क्या है इसको भी हम समझते हैं। 2016 में एक केस आया, केस का नाम था कृष्णा भट्टाचार्य वर्सेस सारथी चौधरी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन आया, क्या जुडिशियल सेपरेशन होने से एक महिला का जो वाइफ का स्टेटस है खत्म हो जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा नहीं होता है। जुडिशियल सेपरेशन से मात्र जो हस्बैंड है और वाइफ के ऑब्लिगेशंस और राइट सस्पेंड होते हैं, उनका स्टेटस हस्बैंड और वाइफ का खत्म नहीं होता है। इसीलिए जो वाइफ है वो एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन में आएगी,
जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस केस में कह दिया कि जुडिशियल सेपरेशन वाइफ का स्टेटस खत्म नहीं करता है, इसलिए वो एग्रीव्ड पर्सन के कैटेगरी में आएगी। अब जो दूसरा टर्म है वो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप को अगर हिंदी में बोले तो घरेलू नातेदारी। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ में गृहस्थी के अंदर एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में घरेलू नातेदारी बन जाती है। अब घरेलू नातेदारी कई तरीके से बन सकती है। विवाह मैरिज के थ्रू बन सकती है, एडॉप्शन के थ्रू बन सकती है, ब्लड रिलेशन के थ्रू बन सकती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। जब एक महिला की शादी होती है और उस शादी के कारण एक घरेलू रिलेशन बनता है तो किस तरीके से बनता है? एक महिला पत्नी बन जाती है, बहू बन जाती है, तो यहाँ पर मैरिज के थ्रू एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन का, तो एक महिला ब्लड रिलेशन के कारण किसी की पुत्री होती है, डॉटर होती है, किसी की सिस्टर होती है। तो इस तरीके से हमने समझा कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप किस तरीके से बनता है अपने परिवार के अंदर। जो तीसरा टर्म है वो है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो महिला पे घरेलू हिंसा करता है। वो हस्बैंड हो सकता है, ससुर हो सकता है, सास हो सकता है, ननद हो सकती है, देवर हो सकता है। मैंने जो आपको ये डेफिनेशन बताया, ये डेफिनेशन 2011 के पहले कुछ और था। 2011 के पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2Q इसके अंदर में मात्र जो मेल मेंबर होते थे उन्हीं पे केस किया जा सकता था। लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन का प्रोविजो कुछ और ही बात कहता था और इसी के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक केस में कहा। वो केस का नाम है संध्या मनोज वर्सेस मनोज भीमराव। इस केस में कहा कि आप एक जो महिला होती है अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर सकती है, लेकिन हस्बैंड के रिलेटिव्स के ऊपर भी केस कर सकती है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव ऑफ हस्बैंड है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको बहुत बारीकी से इंटरप्रिटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हस्बैंड होता है उसके रिलेटिव में तो महिला भी आती है, मतलब उसकी माँ, उसकी बहन, तो क्या उन पे केस नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर का ये इंटेंशन था कि महिला को भी इंक्लूड किया जाए हस्बैंड के रिलेटिव में। तो ये स्टैब्लिश्ड हुआ कि महिला के खिलाफ भी घरेलू हिंसा का अपराध के संबंध में मुकदमा दायर किया जा सकता है। इस टर्म से रिलेटेड 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। जजमेंट का नाम है हीरालाल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम हरसोरा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें कही गई। पहली बात ये थी कि जो रिस्पोंडेंट का डेफिनेशन है उसमें एक टर्म यूज़ किया जा रहा है एडल्ट मेंबर। इस टर्म को स्ट्रक डाउन कर दिया गया और इसके पीछे कारण ये बताया गया कि प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। इस कारण से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उससे ये मैच नहीं होता। दूसरी बात जो कही गई वो ये थी कि द रेमेडीज अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आर अवेलेबल इवन अगेंस्ट फीमेल मेंबर एंड ऑल्सो अगेंस्ट नॉन एडल्ट। सिंपल तरीके से बताऊं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में जो रेमेडी है वो अवेलेबल है एक महिला के खिलाफ भी और एक नॉन एडल्ट पर्सन के खिलाफ भी। तो ये दो ऑब्जर्वेशन इस केस में कहे गए। हमने डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा। अब हम ये समझेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है और कितने प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस होता है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है ऐसा एक्ट, ऐसा कंडक्ट जब कोई पर्सन किसी महिला के खिलाफ करता है जिससे महिला को शारीरिक पीड़ा हो, जिससे महिला के जीवन और स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़े, कोई खतरा हो, या महिला को कोई मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़े, महिला के साथ दुर्व्यवहार करना, महिला के साथ दुराचरण करना, महिला के साथ मारपीट करना, कई तरीके से मारपीट करना, लात से मारना, हाथ से मारना, डंडे से मारना, चाकू छुरे से मारना, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस डेफिनेशन के अंदर आता है। डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल एब्यूज तक सीमित नहीं है। फिजिकल एब्यूज मतलब ये भी एक तरीके का प्रकार है डोमेस्टिक वायलेंस का। फिजिकल एब्यूज का मतलब होता है जब एक व्यक्ति एक महिला को परिवार के अंदर, घर के अंदर मारता है, पीटता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, दुराचरण करता है, जिससे महिला को बहुत ही पीड़ा होती है, शारीरिक पीड़ा होती है, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल एब्यूज। ये एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस है।
इसी तरीके के कुछ और डोमेस्टिक वायलेंस हैं, जैसे कि सेक्सुअल एब्यूज, लैंगिक दुरुपयोग। इसका मतलब क्या होता है? जब एक महिला के साथ में उसकी सहमति के बिना कोई सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है जिससे महिला की गरिमा भंग हो, उसका अपमान हो, उसका तिरस्कार हो, तो ऐसे एक्ट को, ऐसे कंडक्ट को हम बोलते हैं सेक्सुअल एब्यूज, लैंगिक दुरुपयोग। यह भी एक प्रकार है डोमेस्टिक वायलेंस का। एक और प्रकार बताता हूं, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज, मतलब मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग। एक महिला परिवार के अंदर जब किसी से इमोशनली अटैच होती है तो उसका अपमान करना, उसका उपहास उड़ाना, उसको ताने कसना, उसका तिरस्कार करना। किस तरीके के ताने? तुम हमको संतान नहीं दे सकते, अगर संतान हो भी गया और अगर लड़की होती है तो लड़का क्यों नहीं दिया? इस तरीके के विशेष रूप से ताने कसने, जिससे एक महिला इमोशनली वीक हो जाती है। तो ये अपने आप में एक इमोशनल एब्यूज है। इसको आप क्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके लिए कुछ एग्जिस्टेंस, कोई बेस नहीं है। जब तक इमोशनल एब्यूज अटैच ना हो फिजिकल एब्यूज के साथ, सेक्सुअल एब्यूज के साथ। और आखिरी एब्यूज जो होता है वो है इकोनॉमिक एब्यूज, मतलब आर्थिक दुरुपयोग। एक महिला की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, महिला के बच्चे की मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जिसकी पूर्ति करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। महिला पैसे के लिए किसी पे डिपेंडेंट है अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, और अगर वो पर्सन उस महिला को पैसे नहीं देता है तो ये भी इकोनॉमिक एब्यूज में आता है। एक महिला नौकरी करती है, जब नौकरी करती है तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो तनख्वाह उस महिला के हाथ में नहीं आती, उससे छीन ली जाती है, तो ये भी इकोनॉमिक एब्यूज है। एक महिला की प्रॉपर्टी है, उस पर उसका हक है, लेकिन उसकी सहमति के बिना उसकी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है, तो यह भी एक इकोनॉमिक एब्यूज है। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि डोमेस्टिक वायलेंस का डेफिनेशन क्या है और कितने प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस महिला के खिलाफ होते हैं। मैंने आपको यह बता दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, मैंने आपको यह भी बता दिया कितने प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। लेकिन अगर जब महिला के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो चुका है या हो रहा है तो उसको संरक्षण, प्रोटेक्शन कैसे मिले, अब इस बारे में हम बात करेंगे। महिला के ऊपर जब घरेलू हिंसा होती है तो उसकी कंप्लेन वो 3 तरीके से कर सकती है। पहला तरीका है कि घरेलू हिंसा से संबंधित कंप्लेन वो पुलिस स्टेशन में कर सकती है। घरेलू हिंसा से संबंधित कंप्लेन वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास कर सकती है, जिसकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में करती है। महिला जो है डायरेक्ट कोर्ट में जाकर डोमेस्टिक वायलेंस संबंधित कंप्लेन कर सकती है। तो अब हम बारीकी से समझेंगे कि महिला किस तरीके से कोर्ट में जाकर डायरेक्टली घरेलू हिंसा से संबंधित मुकदमा दायर कर सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक महिला घरेलू हिंसा के खिलाफ डायरेक्टली एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकती है। लेकिन यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज सामने आता है। पहला, अगर कोर्ट में महिला घरेलू हिंसा के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर रही है तो कोर्ट की क्या ड्यूटी है। दूसरा, कि किस कोर्ट में महिला कंप्लेन फाइल करेगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि ड्यूटी क्या है। मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि जैसे ही कोई महिला कंप्लेन फाइल करती है तो मजिस्ट्रेट महिला को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो भी रेमेडी है, जो भी अधिकार है, उसके बारे में जानकारी दे। महिला के लिए जो भी सुविधाएं हैं उसके बारे में जानकारी दे। अब जो दूसरा प्रश्न है वो है कि महिला किस कोर्ट में, याद रखिएगा, किस कोर्ट में केस फाइल करे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक महिला 3 तरीके के कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। ऐसा कोर्ट जिसके जुरिस्डिक्शन में वो खुद रहती है, टेम्परेरी या परमानेंट, जहां पर वो बिजनेस करती है, टेम्परेरी या परमानेंट। ऐसा कोर्ट जिसके जुरिस्डिक्शन में रिस्पोंडेंट रहता है, मतलब पति, सास, ससुर, ननद, इन लोग रहते हैं। और तीसरा, ऐसे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में केस फाइल कर सकती है जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, मतलब जो परिवाद का कारण है वो उत्पन्न हुआ है, उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में भी केस फाइल किया जा सकता है।
तो हमने हमने यहाँ क्या समझा, ऐसा कोर्ट जिसके पास में जुरिस्डिक्शन है घरेलू हिंसा से संबंधित मुकदमा सुनने का, वो अपना ड्यूटी निभाएगा और महिला को उसके अधिकारों और उसके रेमेडी के बारे में बताएगा। और महिला कहाँ पर केस फाइल कर सकती है, इसके बारे में सेक्शन 27 में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के जनवरी माह में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। वो जजमेंट का नाम है श्याम लाल वर्सेस परमिला। इस केस में 2 ऑब्जर्वेशन दिए। पहला ऑब्जर्वेशन ये दिया कि एक एग्रीव्ड पर्सन केस कहाँ पर फाइल कर सकता है। तो वहाँ पर कोर्ट के द्वारा सेक्शन 27 को रिफर किया गया और स्पष्ट रूप से कहा गया कि एक एग्रीव्ड पर्सन जो है वो ऐसे कोर्ट में केस फाइल कर सकता है जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहाँ पे रिस्पोंडेंट रहता है, जहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन टेम्परेरी या परमानेंट रूप से रहता है या बिजनेस करता है। तो ये 3 जगह के जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। ये पहला ऑब्जर्वेशन दिया। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि जब एक महिला कोर्ट के अंदर में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है तो सबसे पहले कोर्ट नोटिस इशू करने से पहले यह देखे कि सही मायने में प्राइमा फेसी डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है कि नहीं बनता है। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का दुरुपयोग भी किया जा रहा है, फॉल्स केस भी फाइल किए जा रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्राइमा फेसी केस देखा जाए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हमने ये समझा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, हमने ये समझा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट की ड्यूटी क्या है। अब हम ये समझते हैं कि जब एक महिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस फाइल करती है अंडर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो मजिस्ट्रेट कैसे आगे बढ़ेगा। सबसे पहली ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ये होगी कि वो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करे और उसको यह आदेशित करे कि उस पर्टिकुलर डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट है, उसको रिकॉर्ड करके एक रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट करे। ये पहली ड्यूटी होती है। दूसरी ड्यूटी ये होती है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 3 दिन के अंदर फिक्स करे। मतलब अगर एक महिला ने 1 तारीख को केस लगाया है तो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 3 दिन के अंदर फिक्स होगा। या तो वो 2 तारीख हो सकता है, 3 तारीख हो सकता है, 4 तारीख हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। और आखिरी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कोर्ट के अंदर महिला घरेलू हिंसा संबंधी जो मुकदमा दायर करती है, उस तारीख से 60 दिनों के अंदर कोर्ट को घरेलू हिंसा संबंधित जो भी मुकदमा है उसका डिस्पोजल करना होता है। ये ड्यूटी इंपोज की गई है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट के ऊपर। तो हमने ये समझ लिया कि किस तरीके से केस फाइल होने के बाद मजिस्ट्रेट आगे बढ़ेगा उस केस में। अब हम ये बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर महिला को क्या क्या रिलीफ मिला हुआ है। महिला को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत 6 प्रकार की रिलीफ मिली हुई है। सबसे पहला है रेसिडेंस ऑर्डर, दूसरा है प्रोटेक्शन ऑर्डर, तीसरा है मॉनिटरी रिलीफ, चौथा है कस्टडी ऑर्डर, पांचवा है कंपनसेशन ऑर्डर और एट लास्ट इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर। इन सब रिलीफ को पॉइंट बाय पॉइंट वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिडेंस ऑर्डर के बारे में, निवास आदेश के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एवरी वुमेन इज हैविंग अ राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, एक पत्नी का ये अधिकार है कि शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आती है तो वो ससुराल ही उसका घर है और वहाँ से उसको कोई नहीं निकाल सकता, वहाँ पर निवास करने का उसका अधिकार है। बहुत सिंपल तरीके से हमने समझा इस चीज़ को कि शादी के बाद पति का घर ही पत्नी का घर होता है। भले पत्नी का उस घर पे कोई टाइटल हो या ना हो, कोई अधिकार हो या ना हो, कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत उसको उस घर से नहीं निकाला जा सकता, उसका वहाँ निवास करने का अधिकार है। अब इससे यहाँ पर क्या समझ में आता है कि जब एक महिला अपने पति, अपने सास, अपने सासू माँ के खिलाफ में घरेलू हिंसा का मुकदमा कोर्ट में दायर करती है तो उसका पति, उसके सास ससुर
उसे उस घर से नहीं निकाल सकते जहां पर वो शादी होने के बाद से रह रही है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के सामने दो केस में। पहला केस का नाम है SR बत्रा वर्सेस श्रीमती तरुणा बत्रा। इस केस में शेयर्ड हाउस होल्ड के डेफिनेशन के बारे में बात की गई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में यह कहा गया कि जो पत्नी है वो शेयर्ड हाउस होल्ड में निवास करने की अधिकारी है, लेकिन शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर ऐसा घर आता है जो उसके पति का हो, या तो पति ने रेंट में लिया हो या जॉइंट फैमिली का हो जिसमें पति मेंबर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इस केस में ऑब्जर्वेशन दिया, इस ऑब्जर्वेशन को खुद गलत समझा, खुद गलत माना और यह बोला कि अगर यह इंटरप्रिटेशन इस लॉ का किया जाएगा तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भूल को ठीक करते हुए 2020 में सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा में बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि शेयर्ड हाउस होल्ड का जो डेफिनेशन है उसके अंदर में ऐसा घर आता है जो पति का हो या पति ने रेंट में लिया हो या पति के रिलेटिव का हो, या पति के रिलेटिव का हो मतलब उस पति जो हस्बैंड है उसके पिता, उसकी माता या कोई और व्यक्ति जो कि हस्बैंड का रिलेटिव है और जिस घर में पत्नी शादी होके आई है। तो अब जो सास है वो ससुर है, ये बोल के बहू को घर से नहीं निकाल सकते कि भाई ये मेरा घर है, तेरे पति का घर नहीं है, तू यहाँ नहीं रह सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि शेयर्ड हाउस होल्ड के डेफिनेशन के अंदर में एक ऐसा घर आता है जो पति का हो या उसके रिलेटिव का हो। अब रिलेटिव के अंदर सास ससुर और भी जो रिलेटिव है वो आ सकते हैं, या तो कोई रेंट का घर हो जो कि हस्बैंड ने लिया हो और जो हस्बैंड किराया पटाता हो। लेकिन अगर महिला को उस घर में नहीं रखा जा सकता तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पति को अलग से रेंट पे घर लेना पड़ेगा और पूरी फैसिलिटी के साथ अपनी पत्नी को वहाँ रखना पड़ेगा और हर एक सुविधा देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि रेसिडेंट ऑर्डर क्या होता है। अब यहाँ पर हमने ये अधिकार को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि महिला के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो पति को आदेशित करेगा कि भाई आप महिला के लिए एक अलग से घर लेके रखें, चाहे वो किराए में क्यों ना हो। अगर जिस घर में वो पहले रह रही थी वहां पर व्यवस्था नहीं हो सकती तो इस टाइप का रेसिडेंस ऑर्डर पास करेगी मजिस्ट्रेट कोर्ट। और भी तरीके के रेसिडेंट ऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि मजिस्ट्रेट ऐसा बोल सकती है कि महिला जिस घर में रह रही है, जिस घर के हिस्से में रह रही है, उसको उस घर के हिस्से से ना निकाला जाए। उस घर के हिस्से में हस्बैंड या उसके रिलेटिव नहीं घुसेंगे। या तो यहाँ तक आदेशित कर सकती है मजिस्ट्रेट कि उस घर से हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स निकल जाएं। तो इस तरीके के आदेश को हम बोलते हैं रेसिडेंस ऑर्डर, जहां पर मजिस्ट्रेट पत्नी के रहने की व्यवस्था बनाती है और रिस्पोंडेंट को किसी भी तरीके से उस घर से महिला को निकालने से रोकती है। जो दूसरा रिलीफ है वो है प्रोटेक्शन ऑर्डर। अगर मजिस्ट्रेट को प्रथम दृष्टया ये लगता है कि महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो वो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर, संरक्षण आदेश पारित करेगा, जिसके तहत हस्बैंड को बोलेगा कि वो दोबारा भविष्य में या वर्तमान में महिला के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेगा। कोर्ट ये भी डायरेक्शन दे सकता है कि अगर महिला के साथ कोई घरेलू हिंसा हो रहा है तो उसको किसी भी तरीके से हस्बैंड या उसके रिलेटिव अबेट नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। मजिस्ट्रेट कोर्ट यहाँ तक बोल सकता है कि अगर महिला जिस पर घरेलू हिंसा कारित हुई या हो रही है कहीं पर एम्प्लॉयमेंट कर रही है तो उस एम्प्लॉयमेंट की जगह पे हस्बैंड या उसके रिलेटिव नहीं घुसेंगे।
या किसी भी तरीके से कोई भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे वो फ़ोन से हो, चिट्ठी लिख के हो, पर्सनली जाके हो, किसी भी तरीके से कोई भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई अगर उस महिला की मदद कोई उसका रिलेटिव कर रहा है तो हस्बैंड या उसके रिश्तेदार उस पर्टिकुलर रिलेटिव के साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेंगे। और पति पत्नी का कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसके सहमति के बिना किसी भी तरीके से बेच नहीं सकता। तो इस तरीके के आदेश को पारित करके महिला का संरक्षण किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर। अब हम बात करते हैं तीसरे रिलीफ के बारे में, वो है मॉनेटरी रिलीफ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कोर्ट को अगर ये लगता है कि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है और उस घरेलू हिंसा के कारण महिला का बहुत खर्चा हो चुका है, महिला का बहुत लॉस हो चुका है, तो वो रिस्पोंडेंट मतलब पति या उसके रिलेटिव जो अत्याचार किए हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस किए हैं, को आदेशित करेगा कि वो एक लमसम अमाउंट पे करे या मंथली मेंटेनेंस पे करे। और इसके पीछे का कारण ये है कि भाई जब घरेलू हिंसा होती है एक महिला के ऊपर तो बहुत से खर्चे होते हैं उससे प्रोटेक्शन करने के लिए, जैसे कि महिला को मेडिकल एक्सपेंसेस देना पड़ता है, महिला कहीं नौकरी करती है, उसकी कोई अर्निंग है वो ख़त्म हो जाती है, केस लड़ने के लिए वकील को पैसा देना होता है, बहुत तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत तरीके के लॉस होते हैं महिला को डोमेस्टिक वायलेंस के कारण। इसीलिए कोर्ट एक मॉनेटरी रिलीफ का ऑर्डर पारित करती है महिला के पक्ष में और आदेशित करती है हस्बैंड को कि एक लमसम अमाउंट पे करे या तो मंथली मेंटेनेंस पे करे, ताकि जिससे जो महिला है उसको आर्थिक मदद मिल सके। जो चौथा रिलीफ है वो है कस्टडी ऑर्डर। केस चलते के दौरान अगर कोर्ट को ये लगता है कि टेम्परेरी रूप में चाइल्ड की कस्टडी महिला को देनी चाहिए तो वो कस्टडी ऑर्डर को पारित करेगा महिला के पक्ष में और बच्चे की कस्टडी जो है महिला को दे देगा। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए जिससे रिस्पोंडेंट भी बच्चे से मिल सके तो मजिस्ट्रेट ऐसा अरेंजमेंट कर सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ऐसे अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है तो वो बिल्कुल ऐसा अरेंजमेंट नहीं करेगा। अब जो पांचवा रिलीफ है वो है कंपनसेशन ऑर्डर। मैंने अभी तक आपको जो भी रिलीफ बताया ये रिलीफ तो मजिस्ट्रेट दे ही सकता है, लेकिन इसके एडिशन में कंपनसेशन ऑर्डर भी पारित कर सकता है अंडर सेक्शन 22। अब इसका मतलब क्या है? मजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि घरेलू हिंसा जो महिला पे हुई है उसके कारण महिला को बहुत इंजरी हुई है, महिला को बहुत फिजिकल हरासमेंट सहना पड़ा है, मेंटल हरासमेंट सहना पड़ा है, तो यहाँ पर अगर महिला कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन फाइल करे फॉर द कंपनसेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, तो उसको जो कोर्ट है कंसिडर करेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि करना सही है और महिला के पक्ष में कंपनसेशन ऑर्डर ग्रांट करेगा और रिस्पोंडेंट से कंपनसेशन दिलवाएगा, क्योंकि जो महिला है उसने डोमेस्टिक वायलेंस के कारण जो इंजरी सही है उसके लिए ही कंपनसेशन ऑर्डर कोर्ट के द्वारा पारित किया जाता है। तो अभी तक हमने 5 रिलीफ के बारे में समझा और सबसे आखिरी रिलीफ है इंटरिम एक्स पार्टी रिलीफ। जब महिला कोर्ट में केस फाइल करती है और कोर्ट को ये लगता है कि सही मायने में प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया डोमेस्टिक वायलेंस महिला पे हो रहा है, हो चुका है, तो नोटिस इशू करने से पहले वो एक इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर पारित कर सकती है। और जो भी रिलीफ मैंने आपको बताया है ऊपर में वो रिलीफ महिला के पक्ष में ग्रांट कर सकती है बिना दूसरे पार्टी को सुने, ताकि अर्जेंट में इमीडिएटली उस पर्टिकुलर महिला को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाया जा सके। तो इस प्रकार से हमने समझा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत महिला को क्या क्या रिलीफ मिला हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो एक महिला को जानना जरूरी है, जो एक आम इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। घरेलू हिंसा से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस को या प्रोटेक्शन ऑफिसर को कोई भी इंसान दे सकता है जिसको उस पर्टिकुलर डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और धारा 4 के अनुसार
जो व्यक्ति घरेलू हिंसा से संबंधित इंफॉर्मेशन पुलिस या प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे रहा है तो उस पर कोई भी क्रिमिनल या सिविल लायबिलिटी नहीं बनेगी, ना ही कोई क्रिमिनल और सिविल केस होगा। तो यहाँ पर एक सुरक्षा प्रदान किया गया है ऐसे पर्सन को जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का इंफॉर्मेशन पुलिस या प्रोटेक्शन ऑफिसर को देता है। इसलिए हर एक नागरिक का ये दायित्व है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना है तो आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में तो आप पुलिस को या प्रोटेक्शन ऑफिसर को उसके बारे में जानकारी दें और इससे आपके ऊपर में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि सेक्शन 12 के अंदर जो महिला है घरेलू हिंसा से संबंधित कंप्लेंट फाइल कर सकती है और उसके पीछे कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं है। मतलब अगर महिला के साथ में किसी समय पर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुई है तो उसके संबंध में वो केस फाइल कर सकती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि अगर महिला को सेक्शन 125 और सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस मिल रहा है तो वो महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी मेंटेनेंस पाने की अधिकारी होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको सेक्शन 125 के अंदर पहले मेंटेनेंस मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अलग से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी मेंटेनेंस पा सकती है। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बताए जिसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम इसी तरीके से और भी वीडियो बनाते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।